हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर संस्कृत के फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। आइए देखते हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में परिवर्तन हुए हैं, पहले आपको 60 ऑब्जेक्टिव आता था जिसमें से 50 का आंसर देना था, लेकिन अब आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे और आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना हो, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। आइए सेक्शन और शुरू करते हैं जो वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? प्रस्तुत प्रश्न ये हमारे प्रथम पाठ मंगलम के पाठ परिचय में ही शुरू में दिया हुआ है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ते। अर्थात उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दर्शन शास्त्र। सेकेंड क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपके प्रथम पाठ मंगलम में टोटल 5 श्लोक दिए गए हैं जो किसी न किसी उपनिषद से लिए गए हैं, और ये सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि आपका तीसरा श्लोक है, सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? मंगलम पाठ से ही लिया गया है दूसरा श्लोक, अड़ोरिण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। यानी कि यह कठोर उपनिषद से लिया गया है, जिसमें बताया गया है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। क्वेश्चन नंबर 4, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ये प्रश्न हमारे पाटलिपुत्र वैभव से लिया गया है, जिसमें एक जगह चर्चा किया गया है कि नगरे अस्मिन् शरद काले कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलितः। अर्थात यह कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में मनाया था। कब मनाया जाता था? तो ये शरद काल में मनाया जाता था, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शरद काल। क्वेश्चन नंबर 5 पाटलिपुत्र वैभव से ही संबंधित है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ए, पटना। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी। तो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस पे बना है? गंगा नदी पे बना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के प्राचीनता का संकेत है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, रांची। तो मुद्रा राक्षस में हमारे पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का संकेत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख कितना किया गया? इसी प्रश्न को दूसरी तरफ पूछा जा सकता था कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो काव्य मीमांसा के लेखक हमारे राजशेखर हैं। कौन है? राजशेखर हैं। और कूटनीतिम ताक्य के लेखक दामोदर गुप्त हैं। ये दोनों पाटलिपुत्र वैभव के हाईलाइटेड प्रश्न हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्या कि कूटनीतिम ताक्य के लेखक दामोदर गुप्त और काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिव धन उपासक की संधि क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिवोपासक। क्या है यह? स्वर संधि में एक स्वर संधि का रूप है गुण संधि, जिसमें ए बताता है कि यदि अ आ के बाद यदि आपको छोटी ई या बड़ी ई आता है तो उ ए में बदलता है। अ आ के बाद यदि छोटा उ या बड़ा उ आता है तो ओ आपको ओ में बदलता है, और अ आ के बाद यदि री आता है तो ओ आपको अर में बदलता है।
इसी तरह देखिए शिवो उपासक, शिव अ आया और उपासक का उ, अ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, इसलिए शिव धन उपासक से बना है शिवो उपासक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में एक हमने टिक बताया था, अगर आप उत्तर पद से प्रश्न करते हैं तो आपका प्रथम पद आंसर आ जाता है। कैसा नगर, तो महानगर। संकट मुक्त, किससे मुक्त, तो संकट से मुक्त। इस अनुसार देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है हमारे पास प्र, परा, परी और प्रति। बिल्कुल आसान सा सवाल है बाबू, प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्र। उपसर्ग शब्दांश के पूर्व में लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं, तो देखिए प्राचीन में प्र जो है उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। सदैव ये भी स्वर संधि का एक रूप है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में एक नियम है, यदि अ आ के बाद अगर आपको ए या ए आता है तो ओ आपको ए में बदल जाता है, और यदि अ आ के बाद ओ या औ आता है तो ओ आपको औ में बदल जाता है। तो आइए सबसे पहले इनका संधि विच्छेद देखते हैं। सदैव, इसका संधि विच्छेद बनेगा सदा धन एव, सदा धन एव, और सदा दा में यानी आ और एव का ए, कौन सा बना है, आ धन ए, यानी सदैव। इस अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा आ और ए वर्णों की संधि हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो ये एक सूत्र होता है, पृथग बिना नाभि अस्त्रित्या अनंतर श्यामा, अर्थात पृथक बिना नाना शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इसके अलावा यानी कि तृतीया विभक्ति के अलावा द्वितीय और पंचमी विभक्ति भी होती है। तो द्वितीय और पंचमी तो नहीं है इसमें, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तृतीया। एज फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य हम बना सकते हैं कि या तो हम एक वाक्य बना सकते हैं रामम, या पंचमी के प्रयोग करेंगे तो बनेगा रामात, या तृतीया का प्रयोग करेंगे तो बनेगा रामेण, बिना अयोध्या शून्य इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 14 है, धारे रुत कर्मणा सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। बालकाय मोदकम रोचते, राजा ब्रह्मणाय गाददाति, दिनेशः सुरेशाय शतम धारयति, अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि। इसमें सभी में चतुर्थ विभक्ति है, लेकिन धारु रुत्कर्मणा बताता है धारण करने वाले में यानी कर्ज लेने वाले में चतुर्थ विभक्ति लगती है। तो इसमें देखिए कर्ज कौन ले रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिनेशः सुरेशाय शतम धारयति। दिनेश जो है सुरेश से 100 रुपया कर्ज लेता है यानी धारण कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या है। मुनि शब्द रूप जो है इकारांत पुल्लिंग होता है, और इकारांत पुल्लिंग यानी मुनि तृतीया विभक्ति होता है मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभि। मुनीना एक वचन, मुनिभ्याम द्विवचन, मुनिभि बहुवचन, और हमसे बहुवचन कह रहा है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मुनिभि। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीबती किस धातु का रूप है। तो पीबती जो है बाबू वो पा धातु है, लेकिन शब्द में हम लोग चलाते हैं पी और ब, यानी पीब रूप पा धातु है लेकिन शब्द में के रूप में पीब शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए,
पा धातु रूप जो लट लकार में होता है। पिबती पिबतः पिबंती, पिबशी पिबतः पिबत, पिबामी पिबावह पिबामः। क्वेश्चन नंबर 17, साधव किस विभक्ति का रूप है? साधव जो है बाबू उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। उका यानी साधु जो है उकारांत पुल्लिंग का रूप है और ये है सप्तमी विभक्ति में होता है साधव, साधव, साधवो, साधुषु, साधुषु होता है। तो देखिए बाबू साधव दिया हुआ है तो किस विभक्ति का रूप है? तो ये हमारा सप्तमी विभक्ति का रूप है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अस धातु के लट लकार, लट माने होता है वर्तमान काल, तो वो बाबू अगर अस धातु रूप अगर आपको नहीं याद है तो वो देखिए भविष्यति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, ऋट लकार गागेगी, ए नहीं होगा, तूता मंतु ए भी नहीं होगा, आसित होगा नहीं, तीतः अंति होता है लट लकार में, इसलिए अस धातु रूप लट लकार होता है अस्ति, अस्तः, संति इत्यादि, यानी कि 18 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो अभी हमने 2019 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया है, तो पार्ट 1 में भी इसकी चर्चा की है और पार्ट 2 में भी चर्चा की है। तो वनिता में लगा हुआ है टाप प्रत्यय, जैसे कोकिल धन टाप कोकिला, नायक धन टाप नायिका इत्यादि, इसलिए 19 का ऑप्शन ए टाप प्रत्यय सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है हन धन कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? हन धन कत्वा, कत्वा प्रत्यय हमने पाठ्य पुस्तक जब शुरू किया था तो कई बार हमने कत्वा बताया है कि कत्वा का अंत में त्वा शेष रहता है, और नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए। तो देखिए अंत में त्वा किसमें शेष है? तो देखिए हननम में नहीं है, हत्वा, तो हन धन कत्वा से बनेगा हत्वा, इसलिए इसका सही आंसर होगा हत्वा। तो इस वीडियो में बस 20 तक ही, फिर अगली वीडियो में हम 20 से आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।